नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई वो भी बड़ा घालमेल उसमें देखने को मिला। दीपेंद्र सिंह मान ने उन्होंने भी इस कमेटी से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम इस कमेटी से अलग होते हैं। लेकिन इन सब सारी चीजों को लेकर आज हम इन्हीं मुद्दे को बारीकी से समझेंगे और इन्हीं मुद्दे पर आज हमारे खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ गीता भाटी, किसान एकता संघ के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा से जुड़ रही है, वो हमारे साथ मौजूद है। शाकिर पठान, युवा प्रदेश प्रभारी, किसान यूनियन भानु के चिल्ला बॉर्डर से और धरना स्थल से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सर, वो भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। उसके बाद मनीषा बांगर, सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक, जो हैदराबाद से जुड़ रही है, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया, धन्यवाद भाई। इस चर्चा की शुरुआत में शाकिर पठान आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप धरना स्थल पे हैं, किससे उम्मीद है, सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका सवाल था कि सरकार से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से। पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि किसानों के हित में उन्होंने जो रोक लगाई है या वो सस्पेंड किया है, किसान की भाषा में कहें तो सस्पेंड किया है, मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो कमेटी का, जहां तक कि मेरा मानना है कि कमेटी वाला जो मामला है उसमें देश का किसान उस कमेटी से निराश है। देश का किसान उस कमेटी पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उस कमेटी में वो लोग हैं जिन लोगों ने तीनों कृषि अध्यादेश की सिफारिश की थी सरकार से कि ये तीनों अध्यादेश आने चाहिए। क्योंकि अशोक गवाटिया जी, उन्होंने सिफारिश की, और जो अभी कल आज ही वो कमेटी में से मान सिंह जी निकले हैं, उन्होंने भी, उन लोगों ने सिफारिश की थी। हमारा मानना यह है, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कमेटी ना बनाए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी पावर होती है, वो डायरेक्ट इन बिलों को रद्द करने का काम करे। महेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई और उसके बाद संसद में इन सब सारी चीजों को लेकर पहले भी इन पर जो है सांसद ने विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उस पर क्या आपत्ति? आखिर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए सद्दाम जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो अभी हमारे शाकिर भाई ने बात की है, शाकिर भाई, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम एकदम से एक जो परंपरा बनी हुई है कि नहीं, कि जो सुप्रीम कोर्ट जो करे हमें उसका स्वागत ही करना है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो बात नहीं रह गई है। ये कॉलेजियम के जरिए, जी बिल्कुल, कॉलेजियम के जरिए ये जो चुने जाते हैं जज, इनके ऊपर और इनकी नियुक्तियों पर अपने आप में सवाल उठते रहे हैं और हम लोग तो बहुत जोर शोर से उठाते रहे हैं। सरकार भी न्याय की नियुक्ति कमीशन आयोग बनाने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। सुप्रीम कोर्ट का मेरा जो मानना है, और तमाम साथियों का जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनका भी मानना है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद गलत तरीके से दखलंदाजी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कोई भी कानून पास हुआ है तो उसकी केवल वो संवैधानिकता पर विचार करे। उसके कंटेंट पर अगर सुप्रीम कोर्ट विचार करने लगेगा या कंटेंट देखकर उस पर स्टे लगाने लगेगा या उसको जारी रहने देगा, तब तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जो है तानाशाह बन जाएगा। तो देश में तानाशाही ना प्रधानमंत्री की है, ना राष्ट्रपति की है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गलत तरीके से दखल दे रहा है। उसको अगर रोक लगाना है तो इस आधार पर लगाए कि इनका बहुमत नहीं था राज्यसभा में, और इन्होंने विपक्षी दलों की मांग के बावजूद ध्वनि मत से, और जबकि हाउस ऑर्डर में नहीं था, व्यवस्था वहां पर सही नहीं थी, तो उस दौरान उन्होंने ध्वनि मत से झूठ मूठ तरीके से पास कर लिया। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए तब तो ठीक है, अदरवाइज कंटेंट में क्या है वो हमें कंटेंट जो है बेहद आपत्तिजनक लगता है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, ये बेहद गलत परंपरा है। ये सरकार की से, संसद से और सीधे हम लोगों से और किसानों की सीधी लड़ाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से दखल ना दे तो ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र सर। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर मनीषा बांगर मैम, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा
कि जिस तरीके से ये जो कानून को लेकर जो बात हो रही है, कमेटी को लेकर बात हो रही है, इतना जन विरोधी कानून लाने की हिम्मत सरकार के पास कैसे आई, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये हम सबको मालूम है कि फार्म बिल्स ये लाए गए बिना डिस्कशन के संसद में, सिर्फ एक वॉइस वोट के जरिए लाया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत परंपरा ही नहीं, तो वहीं पर इस सांसद का उसकी गरिमा बहुत बड़े क्वेश्चन में आ जाती है। दूसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये मामला अभी फिलहाल गर्म है, तो इसके पहले की बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें हैं जिसको कि हमको चर्चा में हमने पहले भी लाया हुआ है और भी लाना है, लेकिन अभी मैं वो फार्म बिल में के अंदर न जाते हुए सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट की रवैये के ऊपर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी असंवैधानिकता मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर चर्चा नहीं की, जबकि वो जिस तरह से फार्म बिल पास किए गए वो बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए गए, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, उसको वो पूरी तरह से खामोश रहना चाहते हैं, एक बहुत बड़े कानून के नीचे दबा देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसान भाई लोग हमारे पूरा जो पंजाब के किसान भाई, हरियाणा के, ये इतने 45 डेज से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर जो बहुत सारे पिटीशन फाइल किए गए हैं, PILs फाइल किए गए हैं, जिसमें कि इस देश के जो गैरत लोग हैं कि जो किसानों की उपज खाते हैं, उनका खाना खाते हैं, उन्हें बनाया हुआ खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं रोज के, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं और दरखास्त कर रहे हैं कि किसान वहां पर धरना कर रहे हैं, रोड ब्लॉक करके हैं, उनको आपत्तिजनक शब्दों से टेररिस्ट, खालिस्तानी इस तरह से बोला गया, और वैसे ही पिटीशन वहां पर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिन्होंने ये स्टे लाया है, उसके ऊपर उन्होंने उन पिटीशंस के ऊपर भी अपना वजन रखना चाहिए था, अपनी बात रखनी थी कि यह इस देश का संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और अगर किसान कर रहे हैं तो अपने संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत कर रहे हैं। उन्होंने उस मीडिया के ऊपर आक्षेप लाना था, उन लोगों के ऊपर आक्षेप लाना था, वह भी पूरी तरह से उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया, साइड में रख दिया। तीसरी बात आती है कि उन्होंने वो फार्म बिल के बारे में न बोलते हुए, हालांकि वो उनका एरिया नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल के ऊपर भी वह अपनी बात नहीं बोल सकते हैं। पार्लियामेंट में एक बार अगर वो पास हो गया तो उन्होंने पार्लियामेंट को, जब पार्लियामेंट की और लोगों के बीच में जो सरोकार होता है उसमें जब डिस्प्यूट होती है तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है बताना पार्लियामेंट को कि उसकी जिम्मेवारी क्या है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी एक्ट हो या उसका रवैया हो। तो उसने पार्लियामेंट के लोगों को, गवर्नमेंट को बताना चाहिए था कि आपने जिस तरह से ये बिल पास किया ये गलत है, इसकी शुरुआत से इसकी की जाए, और आप लोगों का सरोकार उन लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट खुद अपना कमिटी, सुप्रीम कोर्ट कमिटी उन्हीं लोगों की तरह से बनाने की दरखास्त कर सकता है, लेकिन फिर उन्हीं लोगों से बनाना जो कि फार्म बिल के उस डिस्प्यूटेड मैटर के पक्ष में बोले हुए हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की मंशा को बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन गीता मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले कुछ तकनीकी खाना की वजह से हमारा संपर्क टूट गया था। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो भूपेंद्र सिंह मान है, जो 4 कमेटी के ये भी चौथे सदस्य थे, आज उन्होंने कहा कि पंजाब और देश के किसानों के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। क्या लग रहा है, अब मसले का हल कुछ निकलेगा या इस कमेटी पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं है सद्दाम भाई। भूपेंद्र मान निकले या और कोई निकले, कमेटी की मांग किसानों ने की ही नहीं। किसानों को कमेटी नहीं चाहिए, किसानों को काले बिल वापस लिए जाएं, ये मांग थी। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है, रोका है, लेकिन कुछ समय के लिए। क्या गारंटी है भाई, ये लोग अगर अपनी सिफारिश जब पहले सिफारिश करके बिल को ला सकते हैं तो क्यों किसानों को धोखा नहीं दिया जाएगा? कोई मीटिंग से बात ही नहीं करना चाहता इन कमेटी से, कोई किसान बात नहीं करेगा, किसान अपनी मांग पे है।
हमें कोई मतलब जो है शौक नहीं है घर छोड़ के बाहर रहना। अरे कोई छोड़ के तो देखो अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने धन दौड़ सब छोड़ के हम लोग, पूरा देश का किसान पड़ा है सड़क पे, तो कोई छोड़ के तो देखे। जो कमेटी बनाई वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहे, हम उन पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उन्हें कम से कम ये तो करना था जो सरकार ने नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ही कर लेते। माननीय सुप्रीम कोर्ट किसानों से तो पूछता, किसानों की तो मनसा जानते। उन्होंने भी कमेटी सीधे गठित कर दी गई, इस तरह से नहीं होता है। उस कमेटी का क्या करेंगे भाई? कमेटी से बात नहीं करनी है, सरकार से बात करनी है, सरकार अपना बिल वापस ले ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर दे और किसानों की साथ में बैठ के चर्चा करे सरकार। और जब लाए बिल, किसान बताएंगे ना हमें किस चीज से फायदा है। सरकार कैसे बताएगी कि हमें किससे फायदा और किससे नुकसान है? आज एक माचिस की डिब्बी का भी रेट आप देखते हो सद्दाम भाई, कि माचिस की डिब्बी का भी रेट एक कंपनी बनाती है तो वो तय करती है, और किसान नाज उगा रहा है, फल उगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है, फूड से लेकर सारी चीजें कर रहा है, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं है अपनी फसल का दाम तय करने का। वो अपनी फसल का दाम नहीं तय कर सकता। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में। आज कहां से कहां इंडिया पहुंच गया, डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन इस डिजिटल इंडिया में किसान वहीं दब के मर रहा है। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है कर्ज के तले दब के। आज भी किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे बड़ी तानाशाह सरकार और क्या होगी बताओ आप? ये तानाशाही है, और तानाशाही तो देश में किसी की नहीं चली भाई। रावण के भी तानाशाही नहीं चली थी, रावण को भी जाना पड़ा था। तो ये भूल है। हम कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी किसान, क्या कोई भी व्यक्ति आज खालिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, माओवादी हो गए, आतंकवादी हो गए? जिस समय इन्हें वोट चाहिए थी उस समय तो ये किसान देश का ही था ना। और 2022 में भी वोट इन्हें चाहिए होंगी भाई। खालिस्तानी है ना हम लोग, तो हम क्यों वोट करेंगे इन्हें? पाकिस्तानी है हम लोग। शर्म आनी चाहिए। इनके बीजेपी के जो नेता ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। ये देश की जनता को, देश के किसान को ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी और माओवादी और तरह तरह के नामों से बोल रहे हैं। ये शर्मनाक है। क्या आज किसान ऐसा हो गया, आज देश को किसान की जरूरत ही नहीं है? ये उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है, सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ाया जा रहा है। देश में किसानी को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए किसान किसी भी कमेटी से बात नहीं करेगा, किसी भी सरकार की बातों में नहीं आएगा। भाई एक ही सीधा सा मुद्दा है, आप तीनों कानून वापस ले लो, किसान अपने घर वापसी कर लेगा, नहीं तो मरेगा तो सही, कफन में वापस आ जाएगा लौट के। आज 56 से 60 किसान मर गया। आज किसी ने कोई संवेदना है? किसी भी भाजपा नेता से आप पता करें, आप देख रहे हो पत्रकार महोदय, आप सबको पता है, सभी आपके चैनल के माध्यम से भी और हम सभी के माध्यम से कह रहे हैं, क्यों इतने निर्दयी क्यों हो गए हो भाई? कम से कम इस किसान की मौत में 2 आंसू नहीं बहा सकते तो 2 मिनट का आपको 2 शब्द तो बोल सकते हो, दुख तो जाहिर कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि 60 से ज्यादा अडानी जी की वाइफ को बर्थडे पर ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी। अरे भैया बर्थडे पर ट्वीट करते हैं, उनसे मरने पर दुख जाहिर करते हैं। मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा शाकिर सर, मैं आपके पास लौटूंगा। महेंद्र सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने कहा है कि ये खालिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, माओवादी है, देशद्रोहियों का अड्डा है, लेकिन आप लोग सर इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं सर? हम देश के नागरिक हैं, हम किसान हैं, हम किसानी से, खेती से जुड़े हुए हैं, हम अन्न का उपभोग करते हैं। हर व्यक्ति जो या तो अन्न उपजाता है या अन्न खा रहा है, उन सभी का ये आंदोलन है। इसको मैं अन्न आंदोलन कहता हूं। एक 2011 में एक हुआ था फर्जी अन्न आंदोलन, जिसको एकदम क्रांति और दूसरी आजादी की लड़ाई, ये सब कितनी सारी बातें उसके पीछे कही गई थी, लेकिन ये असली आंदोलन ये है, ये अन्न का आंदोलन है। हम अन्न से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हम इसीलिए इसके साथ में जुड़े हुए हैं। खालिस्तानी कहने से जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यही शिरोमणि अकाली दल इनके साथ में था, तब इनको खालिस्तानी और ये सब नजर नहीं आए। पंजाब में चुनाव जब लड़ रहे थे
तब उस समय सिखों को ये खालिस्तानी बोल के दिखाते, तब इनको पता लगता। दूसरी बात यह है कि क्योंकि सरकार तो जो है और भारतीय जनता पार्टी है, ये तो हमेशा से ही कहती रही है। मैं तो ये भी चाहता हूं कि इनसे अब जब भी बातचीत हो, पहली शर्त तो यही रखी जाए कि इस बैठक में कोई भी गौती का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसानों को बैठा लेंगे और इनके 2-3 लोग रहेंगे, वो गौती जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। तो इस तरह की शर्तें इनके साथ में रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहने वाला हूं कि सरकार और जो भाजपा ये तो ठीक है, खुद सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा बहुत गिराता जा रहा है। अब जैसे कोरोना को लेकर अब ये बात एकदम साफ हो चुकी है और खुद अदालत में भी ये बात आ चुकी है, अदालतों ने भी ये बात कही है कि कोरोना फैलने में तबलीगी जमात का कोई योगदान नहीं रहा। तो कोरोना फैला था तो उनके नमक के ट्रम्प से फैला था। ये जो विदेशों थे तो उनको बार बार बुला रहे थे, मजदूरों को जाने नहीं दिया। यहाँ के बीच में जब कोरोना फैल गया तब उनको बाद में जाने के लिए अनुमति दी, तो कोरोना ऐसे फैला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज भी बोलता है कि ये जो किसान बैठे इनके बीच में कोरोना फैल जाएगा और वैसे हो जाएगा जैसे तबलीगी जमात से फैला था। यानी ये जज बोलने चाह रहे हैं कि तबलीगी जमात से कोरोना फैला था। तो आप जब सरकार और भाजपा की क्या बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह की बातें करता है, तो बताइए अभी उन्होंने कहा कि ये महिला और बच्चे आंदोलन में क्या कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी मतलब महिला विरोधी बात है। अरे हम तो जब महिलाएं जब हर तबके पर हर मोर्चे पर बराबर से कंधा लगा के लड़ रही हैं, तो वो आंदोलन भी कर रही है, उनको भी तकलीफ है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये 3 काले कानून बना के किसानों को मजदूर या बंधुआ मजदूर टाइप के बनाने की कोशिश हो रही है। तो महिलाएं भी आंदोलन कर रही है, उनके साथ में बच्चे भी आ रहे हैं। ये किस तरह की सोच है जो कह रहे हैं कि महिलाओं को और बच्चों को आंदोलन नहीं करने चाहिए। तो जब अदालत ही इस तरह की जब बातें कर रही है, यानी जो सड़क पर पान की दुकानों पर या एक अनौपचारिक माहौल में जिस तरह की अनर्गल और अमर्यादित बातें होती रहती हैं, उस तरह की बातें अब ये माननीय लोग कर रहे हैं, जो राज साहब लोग बैठे हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब इनसे ये अपने आप में, और आप ये भी देखिए कि अदालत की जहां तक है सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ सम्मान करता रहा है। अदालत की फैसले पर जो लोग समीक्षा करने से करने से बचते रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इतनी गर्मागर्मी है, या सोशल मीडिया देखिए, कहीं भी देखिए, लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट को की खिंचाई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और खूब बड़ा कह रहे हैं। तो देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसकी एक गरिमा होती है, संसद की तरह उसकी भी एक गरिमा होती है, बल्कि गरिमा के हिसाब से देखें तो शायद सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा ज्यादा होती है। लेकिन इन्होंने खुद अपनी इतनी गरिमा जला ली है। और अब ये इस तरीके से मतलब सरकार की तरफ से पार्टी ये बने हुए हैं, जो काम सरकार खुद नहीं करना चाह रही है या सरकार की करने चाहने से नहीं हो पा रहा है, वो बात सुप्रीम कोर्ट से चला रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की बताएं जो जज लोग हैं, मान लिया ये कानून के ज्ञाता हैं, आए तो कॉलेजियम से है, कानून आता है, को ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन चलिए क्योंकि जज बने हैं तो मान लेंगे कि इनको कानून आता है। आपको किसने कह दिया कि ये 4 लोग किसी कृषि विशेषज्ञ हैं, ये खेती किसानी के विशेषज्ञ हैं? किसी ने तो उनको नाम सजेस्ट किए होंगे ना। जज आपको ये क्या पता कि ये 4 लोग हैं, ये 4 नाम उनके सामने कैसे प्रकट होकर सामने आ गए? किसी ने तो उनको बताया है ना पर्दे की पीछे से कि भाई लीजिए ये 4 नाम है, इन 4 नाम को आप समिति के मेंबर के रूप में घोषित कर दीजिए। तो ये सरकार के हाथ में खेल रहे हैं, तो इनकी भी गर्मा कर रही है। और इनको सीधे हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले से एकदम अलग हो जाए। ये कोई बात नहीं है कि अरे कि वो तो किसी ने याचिका दायर की थी, अरे याचिका दायर करवाई नहीं थी नाम मुझसे, जिस बहाने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। और ये 4 डिफाल्टर लोग, ये चारों किसानों के दुश्मन भी शामिल इसलिए किए गए थे कि किसानों का और हम लोगों का ध्यान इन 4 लोगों के ऊपर केंद्रित हो जाए, हमारा गुस्सा इन 4 लोगों पर आ जाए। तो और इनको तो चलो सुप्रीम कोर्ट आदमी तो कर बदल भी देगा, लेकिन इस बहाने सुप्रीम कोर्ट अपनी जो इसमें मौजूदगी बनाई हुई है जबरदस्ती, उसको स्वीकार्यता मिल जाएगी। इस चक्कर में ये किया गया है। इसमें सारा खेल जो है पूरे एकदम लगातार साजिशें हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि किसान एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं भाई हमें तो सीधा आपको ये 3 कानून वापस लेना होंगे, और लेने होंगे तो लेने होंगे, बस। जब और अंत में यही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि ये सवाल इतना बहुत जायज है। लेकिन डॉक्टर मनीषा बांगर मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित की और
लगातार किसान आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है टीम जो गठित किया, ये कहीं ना कहीं सरकार की घालमेल है। आपको क्या लग रहा है, सरकार की मंशा क्या है? आखिर कानून वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे प्रावधान नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही कानून को रद्द करे। देखिए, क्योंकि अभी सरकार एक्सपोज हो गई, वो पहला कानून जो है जिससे कि इंटरस्टेट ट्रेड को बढ़ावा देगा, ऐसे की बात करी, एपीएमसी को, स्टेट एपीएमसी को रखकर उसकी जो मात्रा है वो खत्म करने की बात करी। फिर जो एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन वाला फार्म बिल है और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इनमें तीनों में वो सरासर नजर आ रहा है कि किस तरह से वह उद्योगपति जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है, उनके हाथ में कृषि क्षेत्र, जिसने कि जीडीपी को बहुत बढ़िया तरीके से कोरोना के समय में भी बांध के रखा था, ऊंचा करके रखा था, जबकि बाकी सारे सेक्टर फेल हो चुके थे। सरकार की कोशिश ये रहनी चाहिए थी कि पिछले 1995 से लेकर आज तक लगभग ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या क्यों करी? उनको एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा था? एपीएमसी में क्या गलतियां हो रही थी, ये जानने की जरूरत थी। इसके ऊपर संशोधन करना जरूरी था, ना कि फार्मर्स और किसान को बिना इंक्लूड किए, बिना इन्वॉल्व किए, उनको लाकर उनके सर पे वो 3 बिल मार दिए। यह टाइप की ये जो हुई, सरासर उद्योगपति अदानी अंबानी ही नहीं तो और तमाम कई पूरा देश को ये खोल के रख देना चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोग एक क्षेत्र के से लेकर दूसरे क्षेत्र में मार्केट खुला करने के बहाने से, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने से ऐसे कई चीजें पेचीदा चीजें लाके रखी हुई है। लेकिन हर तरह से एजेंसी अगर जारी है तो वह किसानों के हाथ से निकलकर इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में जा रही है, जो एमएनसीज हैं उनके हाथ में जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी चीज समझाना चाहती हूँ। सरकार 10 बार बताती है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्यू कह रहा है कि आखिरकार ये सारे फार्म बिल जो है किसानों के फायदेमंद में है, और उनको जब एमएसपी बहुत नीचे अगर नहीं मिलती है किसानों को, तब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, तब गवर्नमेंट बीच में आएगी और कोशिश करेगी कि किसानों को एमएसपी मिलता रहे, एमएनसी और इनके हाथ में जाने के बावजूद। और बात यह है कि आप आज का अगर देखते हैं सिनारियो, आज की स्थिति देखते हैं, तो उदाहरण के तौर पर आज के सेल्यूलर सर्विसेज ले लें, आप जियो ले लीजिए, वोडाफोन ले लीजिए, आप एयरटेल ले लीजिए, ये 3-4 लोगों के हाथ में है सेल्यूलर सर्विस जो है। अब ये लोगों ने अगर सिंडिकेट बना लिया, तो सिंडिकेट जब बनाता है, यहाँ का जो बनिया और यहाँ का बनिया वर्ग पूरा जो है, और यहाँ के कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग, ये जब सिंडिकेट बना लेते हैं, तो ये अपने आप में कहते हैं कि भाई देखो, ये मैं उतना रेट रखूंगा, तुमको इससे ज्यादा करने का नहीं, इससे कम करने का नहीं है। इनकी सिंडिकेट बनने के वजह से जाति का सिंडिकेट और पूंजीपतियों का सिंडिकेट, ये दोनों किस तरह से किसानों को बर्बाद करते आ रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। कल को जाके सिर्फ अदानी अंबानी नहीं तो तमाम सारे लोग, कोई मध्य प्रदेश का कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और एमएनसी जो खोलेगा, बंगाल में खोलेगा, महाराष्ट्र में खोलेगा, ये तमाम लोग अपना सिंडिकेट बनाकर एमएसपी को इतना गिरा देंगे। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने फार्म बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, मतलब कल को वो लोग अगर चाहे तो पूरी तरह से वो किसानों का खेत जो है वो भी जब्त कर सकते हैं और उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ये कहां से बात आती है? और वो जो इससे जो सुसाइड्स फार्मर के हो रहे थे आज तक के, वो उसमें बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? तो ये चीज तो जानते हैं, इस चीज को समझते हैं, और ये उनको पूरी तरह से बढ़ाने का ये तरीका है, किसानों को पूरी तरह से उनके घुटनों पे लाके देने का तरीका है। आपने कमेटी के बारे में बात करी है, तो आप देखिए भूपिंदर सिंह मान जो है, ये किस तरह से फर्जी है। ये इस तरह से फर्जी है कि वो यूनियन मिनिस्टर को मिले दिसंबर 2020 में, और उन्होंने बकायदा एक मेमोरेंडम दिया जिसमें कि उन्होंने डिमांड की कि ये लॉस का इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए।
अब ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट किस बलबूते के ऊपर वो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं? उसके अलावा उन्होंने ये मिस्टर प्रमोद जोशी को आप देखिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर ही अंकुश लाया। वो कहने लगे कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले किसान हैं ये हर बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, एक बार कुछ और के एक बार कुछ और कर रहे हैं, और ये कोई भी फार्म लॉ में डाइल्यूशन होने की कोई ताकीद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने, और इनको पूरी तरह से इसी तरह से लागू करना चाहिए, इसमें कोई बदल नहीं करना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट खुलेगा किसानों के लिए। ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से है तो वो उनके विरोध में कैसे जा सकते? अशोक गुलाटी भी उसी तरह से उन्होंने फार्म मिल का स्वागत किया, बहुत बहुत बड़ी तरीके से स्वागत किया। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, उतना ज्यादा ऐतिहासिक क्षण आ गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप देखेंगे अनिल घनवत भी जो शेतकरी संगठन से है, महाराष्ट्र से है, तो शेतकरी संगठन के भी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कि सिर्फ 2 स्टेट के किसान ही सामने आए हैं, लेकिन बाकी के स्टेट्स के नहीं। इसका मतलब किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही दिक्कत आ रही है, बल्कि ये तो सरासर झूठ है। महाराष्ट्र के किसान और भी कई स्टेट से किसान लोग कोरोना के काल में भी बड़े बड़े मोर्चे और रैलियां लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो यह पूरी तरह बहुत भयंकर षड्यंत्र, बहुत भयंकर है। ये हमको यही बताता है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों की मिली भगत है, और दोनों एक के साथ जुड़े हुए हैं और साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन साकिब सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है सर उनको लेकर जो टीम गठित भी हुई है और इन सब सारी चीजों को लेकर कुछ मसले का हल निकलेगा? इस मसले का हल तो यह है, पहले मैं महेंद्र यादव जी की जो बात थी कोरोना के नाम पर, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं। सर, जो कोरोना है, कोरोना कभी मैंने नहीं सुना कि बीमारी भी धर्म को देखकर आती है, कि श्री कृष्ण भगवान जी के पास जाना है, कि खुदा के पास जाना है, कहाँ जाना है। ये भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है। भाजपा में जो व्यक्ति चला जाता है वो सदाचारी हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। पता नहीं कौन सा सरफ डालते हैं भाजपा के लोग, उनके पास कौन सा सरफ है। भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाते ही वो वॉशिंग मशीन में वो पता नहीं क्या। मैंने तो कई बार पूछा है बीजेपी के प्रवक्ताओं से, मैं कहा मुझे भी बता दो भाई कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन से देश से कहां से सरफ मंगाते हो जो वॉशिंग मशीन में जाती है, जो भाजपा में आए वो सदाचारी हो गया। और दूसरी चीज, कोरोना के नाम पर 50% देश में लूट करी गई। कोरोना के नाम पर गरीब आदमियों को सताया गया, किसान को सताया गया। किसान अपना तेल लेने जाता था, डीजल लेने जाता था, किसान पर लाठियां भाजी। किसने भाजी? ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भाजी। और दूसरी चीज, कोरोना के नाम पर, मास्क के नाम पर लूट करी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री पहले पीएम फंड का जवाब दे। पीएम फंड कहाँ गया? देश पूछता है पीएम फंड कहाँ गया, और जवाब दे जिसमें देश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज देश का किसान कोरोना के समय पे अन्न खिलाने का काम किया, देश के किसान ने देश को जिंदा रखने का काम किया, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था। अब वो कहां गए? क्योंकि आज 60 से 70 किसान शहीद हो गए। मैं तो एक ही बात कहूंगा सर, समझ जाना कि अब तो उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अब तो उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते मर जाने पर भी ट्वीट करते थे, अब उनको किसानों की मौत का भी गम नहीं होता। लेकिन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 में दुगनी होगी। 2022 में दुगनी करेंगे किसानों की आय, क्योंकि 2022 में उनको उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन भालू का दावा है, उत्तर प्रदेश से हरा के भेजूंगा। उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी हूं युवा मोर्चा का। उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से विरोध करूंगा, और कल से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा करने जा रहा हूं। अगर जिस पर रोका जाए वो रोक के दिखा देना। भाई, प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है सद्दाम भाई? आपको भी पता है प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाले हैं, कुछ भी कह देंगे। और सर एक मिनट, शाकिर भाई, देखिए इसके बारे में, डिटेंशन सेंटर के बारे में
जो गृह मंत्री है, राज्य मंत्री और दूसरे मंत्री थे, उन्होंने लिखित में जवाब दिया, ऑन द रिकॉर्ड जवाब दिया कि इस प्रांत में, असम में और कहीं कहीं ये डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री आकर ये रामलीला मैदान में जो दिल्ली में रैली हुई थी तो बोले डिटेंशन सेंटर की कहीं कोई बात ही नहीं है। ये तो साफ झूठ बोलने वाले हैं, इनकी कहने पर हम लोग नहीं जाएंगे। जो भी प्रावधान करने हैं बकायदा लिखित में होने चाहिए। देश प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है और उनका झूठ एक्सपोर्ट एक बार नहीं कई बार हो चुका है। वो ट्रेनिंग लेके आए हैं गुजरात से ट्रेनिंग मिली है उन्हें ट्रेनिंग मिली है, गुजरात से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। सबसे पहले आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जब देश पूरा परेशान था, देश दुखी था, सबसे पहले देश में ठेके खुलवाए गए, शराब खुलवाई गई, सबसे पहले स्कूल खुलने थे, जो जरूरत की चीजें थी वो खुलनी थी, मार्केटें खुलनी थी, सबसे पहले देश में ठेके खुलवाए गए। क्यों खुलवाए गए? क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा कमाई ठेकों से होती है। देश की जनता से प्यार नहीं है सरकार को, उद्योगपतियों से प्यार है और अपने व्यापार से प्यार है। क्यों खुलवाए गए ठेके? प्रधानमंत्री जवाब दें। क्योंकि एक चीज है, इनका एक सिस्टम रहा है कि चाहे मर जाओ, 60 ना 1000 मर जाओ। और हमें एक बात बता देना चाहते हैं, हमने पहले भी कह दिया, सद्दाम भाई पिछली बार भी बताया था, जब तक सांस रहेगी, जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक चिल्ला बॉर्डर पर रहूंगा, जब तक कृषि अध्यादेश वापस ना हो जाएंगे काले कानून, चाहे गोली से मारा जाऊं, अपनी गोली से मरूंगा नहीं, प्रशासन की गोली से मारा जाऊं, जब तक रहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप लोगों ने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टीम गठित की है, जो कमेटी गठित की है, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। लगातार किसान भी इस पर जो है नाराज है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है इन कानूनों को रद्द नहीं करने की मंशा है सरकार के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से सोमवार को ये फैसला आया, उस समय लग रहा था कि सरकार कटघरे में है, लेकिन जब मंगलवार को यह कमेटी जब गठित की गई तो उस दिन लगा कि किसान कटघरे में है। आप तमाम मेहमानों ने हमारे चर्चा में भाग लिया, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।